स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th का ज्योग्राफी का जो न्यू सैम्पल पेपर आया है 2021 और 22 के सेशन के लिए। ठीक है, तो ये वैसे तो इंग्लिश मीडियम में आया है, लेकिन आज मैं आपको ये हिंदी मीडियम में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, विद आंसर के साथ में। तो वीडियो अराउंड आपकी 40 मिनट के आसपास की बनेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर की जो टाइमिंग है वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की है और मार्क्स वेटेज है 35। अब देखिए, आपका किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हो तो आपको सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आपको टोटल कितने प्रश्न करने हैं, किस किस खंड में कितने प्रश्न हैं, कितने अंक के हैं। ठीक है, वैसे तो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा जो है वो MCQ बेस पर ही है, यानी कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको आंसर लिखना है, मतलब ऐसा कि इसने ये किया था या फिर कोई आपको परिभाषा लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा MCQ बेस्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो वीडियो है वो लाइव चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस लाइव सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जो आपकी क्लास 12th के होंगे उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं और इस क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो का हिस्सा बन के वो भी अच्छे से इसे समझ सकें। ठीक है, तो देख सकते हैं सेक्शन ए है। इस खंड में 24 प्रश्नों में से कोई आपको 20 करने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश, देखिए क्या बोला जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है। NCT दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ या फिर पुडुचेरी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो घनत्व है केंद्र शासित प्रदेश वो है NCT दिल्ली यानी कि दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित उपागमों को उनके विकास के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि क्रमबद्ध, पहले कौन सा वो उसके बाद कौन सा उसके बाद कौन सा, ये बताना है। तो पहले स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभेद, मानवतावादी दृष्टिकोण। अब इसमें जो सही ऑप्शन वो हमें चुनना है, तो यह है तीसरा वाला, यानी कि सबसे पहले क्या आया था, दूसरा। पहले आया क्षेत्रीय दृष्टिकोण, ठीक है, फिर आया क्षेत्रीय विभेद, फिर आया स्थानिक संगठन और फिर मानवतावादी दृष्टिकोण। इस तरह से ये जो क्रमबद्ध है इस तरह से क्रम में आएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, पन्ना, पारा, पल्ली, नागला और ढाड़ी, ये निम्नलिखित में से किस बस्ती के उदाहरण हैं। संकुल, आर्य संकुल, बिखरी या फिर बस्तियां ही बस्तियां, यानी कि जो बहुत सारी बस्तियां होती हैं, ये वाला है। तो इसका ऑप्शन 4 है ये, और इसका जो सही आंसर है वो, मतलब यहाँ पे बस्तियां ही बस्तियां लिखा है हिंदी मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसका आंसर है, आंसर नंबर 4 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण के लिए जल संरक्षण के लिए जनसंख्या को सक्षम बनाना था। ठीक है, वो ऐसी कौन सी कार्यक्रम था, अरवारी पानी संसद, हरियाली, नीरू मीरू या फिर नर्मदा बचाओ। इसका सही आंसर है हरियाली, यानी कि ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, व्यवसाय के अनुसार भारत की जनसंख्या को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्यवसाय के अनुसार भारत की जो संख्या है उसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इससे इस तरह से वर्गीकृत किया जाएगा कि पहले आएंगे मुख्य श्रमिक, मुख्य यानी कि जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, फिर आएंगे सीमांत श्रमिक जो साल में आधे दिन काम करते हैं, फिर आएंगे गैर श्रमिक जिनके पास रोजगार है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा दी थी। LNC सैंपल, डॉक्टर महबूब उल हक, कंवर सेन, गिरफिट टेलर। तो निम्नलिखित में से मानव विकास की जो अवधारणा थी वो थी डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी है, गन्ना ये भी है, रबड़ ये भी है, गेहूँ वृक्षारोपण नहीं है, बल्कि गेहूँ के बीज आप
खेत में डाल देते हैं तो वो पेड़ बन जाता है, तो ये वृक्षारोपण वाली फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, आकार में स्थिर, गुणवत्ता में साधारण परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, कि गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। क्या है? गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, जो परिवर्तन है यही विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए चलाया जा रहा है? गंगा कार्य योजना, नमामि गंगे, गंगा नमामि कार्य योजना या फिर गंगा सफाई मिशन। इसका सही आंसर है नमामि गंगे। केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका नाम है नमामि गंगे। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा भी होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से एक औद्योगिक शहर नहीं है? औद्योगिक शहर कौन सा नहीं है इसमें से? भिलाई, दुर्गापुर, बरौनी, चंडीगढ़। तो इसका जो गलत आंसर मतलब औद्योगिक शहर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, चंडीगढ़। बरौनी, दुर्गापुर और भिलाई ये तो औद्योगिक शहर है, लेकिन चंडीगढ़ जो है ये औद्योगिक शहर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी खनन विधि नहीं है? खनन विधि इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, दास्ता खनन, ओपन कास्ट खनन, भूमिगत खनन, शोधन। शोधन का क्या मतलब होता है? शोधन खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो खनन से संबंधित विधि कौन सी नहीं है? शोधन की। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण का स्तर निम्नलिखित में से किसके प्रतिशत को दर्शाता है? 31.16, 28, 33 या फिर 26। तो इसका सही आंसर है 31.16, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत की जनगणना के अनुसार प्रवास की गणना निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है? उत्पत्ति का स्थान, निवास स्थान, मूल स्थान और साथ ही निवास स्थान और जन्म स्थान। तो इसका जो सही आंसर है प्रवास की गणना मूल स्थान और जहाँ पे वर्तमान में जो व्यक्ति रहता है उसके निवास स्थान के आधार पर ही प्रवास की जो गणना है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो कार्यात्मक संबंध होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं? परिवहन और संचार के माध्यम से, कच्चे माल की आपूर्ति के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार उत्पादों की आदान प्रदान से, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित उत्पादों की खपत से। तो अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक तो है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो तैयार उत्पाद होते हैं उसके आदान प्रदान से, हालांकि ये तो ठीक है, लेकिन जब तक परिवहन नहीं होगा, संचार नहीं होगा, तब तक ये एक शहर से दूसरे शहर या ग्रामीण से शहर में नहीं जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर फर्स्ट, परिवहन और संचार के माध्यम से ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कार्यात्मक संबंध जो होते हैं वो स्थापित हो पाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ब्राज़ील के जो कॉफ़ी बागान है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? ठीक है, डाउस, कैंपोज, फेजेंडास या फिर पंपास। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि मैंने ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन बच्चों इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन 3 या 4 में से जो सही आंसर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है कि तीसरे चौथे में से कोई सा है, और इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कौन सा इसका सही आंसर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन क्षमता दृष्टिकोण यानी कि क्षमता उपागम से संबंधित है? डॉक्टर महबूब उल हक, प्रोफेसर आत्मदे सेन, माल्थस या फिर रतजेल। तो क्षमता दृष्टिकोण से संबंधित हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हमारे देश के निम्नलिखित में से
कौन से क्षेत्र में वर्षा की जो प्रवृत्ति है उसकी कमी है और वहाँ पर सूखा भी रहता है? उत्तरी पूर्वी राज्य, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी? तो इसका सही आंसर है दक्कन का पठार जो है, यहाँ पर वर्षा की प्रवृत्ति बनी रहती, मतलब वर्षा नहीं होती है और कम वर्षा होती है और यहाँ पर सूखा भी बना रहता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 17 समझ गए होंगे आप। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 18। निम्न में से किस औपनिवेशिक महाशक्ति का इंडोनेशिया में गन्ने के बागानों पर एकाधिकार था? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, अमेरिकी? तो इसका सही आंसर है डच, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन जो है वो फोर्ट डाउन जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है? जयपुर, बनारसी, मथुरा या फिर रामेश्वरम? बनारसी नहीं बल्कि बनारस है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जयपुर। ये फोर्ट डाउन का एक अच्छा उदाहरण है। कौन? फोर्ट डाउन का अच्छा उदाहरण कौन सा है? जयपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो है वो मानव के प्राकृतिकीकरण से संबंधित है? पर्यावरणीय नीतिवाद, संभावनावाद, मानवतावाद या नव निर्धारणवाद? बल्कि ये नवनिश्चयवाद है, तो ये है ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है, पर्यावरणीय नीतिवाद। पर्यावरण नियतिवाद जो है ये मानव के प्रकृतिकरण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बंदोबस्त की मुख्य विशेषता है? ग्रामीण बंदोबस्त की जो मुख्य विशेषता वो कौन सी है? तो वो विशेषता ये है कि प्राथमिक गतिविधियों से आर्थिक ज़रूरतों को प्राप्त किया जाता है, यानी कि गाँवों में अधिकतर जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में कुल जल का उच्चतम प्रतिशत उपयोग किया जाता है? घरेलू, वाणिज्य, कृषि या फिर उद्योग? तो जल का अधिकतर उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने नवनिर्धारणवाद की अवधारणा पेश की थी? रज्जेल, ग्रिफिथ टेलर, एलन सैम्पल, विडाल डे ला ब्लाश? तो नवनिर्धारणवाद की जो अवधारणा है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयु और कौशल चयन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं है? वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी आबादी में गिरावट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि रोजगार होता है उसकी आबादी में गिरावट होती है। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 ख़त्म हो गया, जिसमें आपके कुल टोटल क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 24। एंड आई होप आपको इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भी आपको पता चल गए होंगे। और मैं आशा करता हूँ बच्चों कि अभी तक आपने इस लाइव सेशन को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया होगा और वो भी इस लाइव सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, और बाकी आप कमेंट करते रहिएगा, जो आंसर है वो आप लाइव सेशन पे जाके मतलब कि लाइव चैट में आके अपने तरफ से आंसर दे सकते हैं कि कौन इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इससे आपकी भी तैयारी कैसी है आपको पता चल जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो अभी आएंगे हमारे सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे क्या है, खंड बी है। इस खंड में 24 प्रश्न है, इसमें से आपको कोई 20 करने हैं। प्रश्न संख्या 25 से 29 मानचित्र पर आधारित है और जो नेत्रहीन छात्र हैं वो MCQ उनके लिए अलग से दिए गए हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इस MCQ वाले इस मैप को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 पहले आपको ये ध्यान से देख लेना है क्या है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला देश चुनिए। ठीक है, ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दिया हुआ है। ये अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो हमें चुनना है। ठीक है,
अल्जीरिया, सूडान, मिस्र या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है अल्जीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में प्रचलित वाणिज्यिक अनाज की खेती का एक क्षेत्र है। और ये क्वेश्चन 26 कहाँ पे है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा। पहला है आपका पंपास, स्टेपीज, डाउन्स या फिर प्रेरीज। तो इसका सही आंसर है स्टेपीज। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका का एक क्षेत्र है जो निर्वाह संग्रह का अभ्यास करता है, यानी कि जो निर्वाह संग्रह जहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो मैप है वो देखिए यहाँ पे है। अब ये इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है वो भी देख लेते हैं। देखिए, एक है ग्रेट लेक, प्रेयरी, उत्तरी कनाडा या फिर मैक्सिको। तो इसका सही आंसर है उत्तरी कनाडा, यानी कि ऑप्शन थर्ड ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनल स्टेशन ट्रांस कनाडाई रेलवे का मतलब ट्रांस कनाडाई रेलवे जो है से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है, एक सेकेंड, हाँ, हैलिफैक्स और वैंकूवर, हैलिफैक्स और वैंकूवर। अब इसे मैप में भी हम देख लेते हैं कहाँ पे है हैलिफैक्स और वैंकूवर। तो ये देखिए मैप में यहाँ पे है हैलिफैक्स और वैंकूवर। अभी जो मैंने आपको 26 बताया था, ठीक है, स्टेपीज वाला आंसर, वो वाला आंसर जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये मैंने 26 की जगह 28 बता दिया था, ये 26 हो जाएगा आपका, और ये 28 जो कि हैलिफैक्स और वैंकूवर है, और ये जो है आपके पंपास है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला अंतर्राज्यीय मार्ग है। तो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है राइन जल मार्ग। अब देखिए 29 कहाँ पे दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये राइन जल मार्ग है। तो ये मैप वाले प्रश्न थे। आई होप मैप के ये जो 5 प्रश्न थे, 4 प्रश्न, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए कि प्रश्न संख्या 30 से 48 में किन्हीं 15 का उत्तर देना है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही का चुनें। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान विश्व व्यापार का विस्तार जो था वो एक महत्वपूर्ण कार्य था। तो इस संदर्भ में दोनों ही कथन सही हैं, और दूसरा कथन जो कथन है वो इस कारण की मतलब पहला कथन दूसरे कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं खाता है। तो हिस्सेदारी का सही सुमेलित खाता है, स्थिरता का सही सुमेलित खाता है, अधिकारिकता भी सही है। तीसरा जो है उत्पादकता, संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ये वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं खाता है। मानव विकास के स्तंभ और संकेतक के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक समुदाय परंपरा के मामले में एक अच्छी तरह से पहचाने गए क्षेत्र में रहता है। उपयुक्त रेखा निम्नलिखित में से किस गतिविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निर्वाह कृषि, खाना बदोश पशुपालन, वृक्षारोपण कृषि, सामूहिक कृषि। तो ये जो कथन है वो खाना बदोश पशुपालन से संबंधित है, जो एक जगह पर कभी नहीं रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33, स्मार्ट सिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो स्मार्ट सिटी वाले जो लोग थे यहाँ पर बेरोजगारी में अधिक वृद्धि थी। ठीक है, लोगों ने कहा था हम रोजगार देंगे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे रोजगार में वृद्धि नहीं बल्कि बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। ठीक है, और बाकी के ये जो 3 है ये तो आप पढ़ ही सकते हैं क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्रवास का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रवास का पर्यावरणीय जो परिणाम है वो नहीं है। शहरी बस्तियों का अनियोजित विकास, विविध सांस्कृतिक का मिश्रण,
भूजल का ह्रास प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तो इसका सही आंसर है आंसर सेकंड। कौन सा? सेकंड। विविध संस्कृति का मिश्रण। संस्कृति पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35। हिमालयी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की गतिविधि जो ह्यूमन है उनसे जुड़ी होती है? भील्स, गोंड, संथाल या फिर बकरवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बकरवाल। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक के जो 35 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर जो हैं MCQ, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें क्या है कि कॉलम 1 और 2 को सुमेलित करना है और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही विकल्प चुनना है। तो कॉलम ए है शहर और कॉलम सेकंड है विनिर्देश। तो पहला है अम्बाला, ये खनन शहर, मुगल सराय परिवहन शहर, अंकलेश्वर शैक्षिक शहर, अलीगढ़ गैरसैंण टाउन, शिमला वाणिज्यिक शहर और सहारनपुर पर्यटक शहर। अब इसमें जो सही मिलान है हमें वो चूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए ये कोड है, यानी कि जो ऑप्शन है हमारे थे, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। इसमें जो सही मिलान है वो हमें चॉइस करना है। तो इसका सही मिलान होगा आंसर नंबर बी, यानी कि ये वाला। पहले का होगा फोर्थ, दूसरे का होगा सेकंड। एक बार हम मिलान कर ही लेते हैं। देखिए बी क्या कह रहा था? पहले का होगा फोर्थ, यानी कि अम्बाला जो है वो गैरसैंण टाउन है, ठीक है। दूसरे का होगा सेकंड, मुगल सराय परिवहन शहर है। तीसरे का होगा फर्स्ट, यानी कि अंकलेश्वर एक खनन शहर है, अंकलेश्वर एक खनन शहर है। फोर्थ का होगा थर्ड, यानी कि अलीगढ़ एक शैक्षिक शहर है, ठीक है। और फिफ्थ का है सिक्स, शिमला एक पर्यटक शहर है। और सिक्स्थ का है 5, सहारनपुर एक वाणिज्यिक शहर है। तो ऑप्शन बी ये वाला ठीक है इसका। आई होप क्वेश्चन नंबर 36 आप समझिए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। भौतिकी के नियम मानचित्र और विश्लेषण से लागू किया गया। यह युग कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी उपकरणों के उपयोग के द्वारा चिन्हित किया गया था। तो वो क्या कहलाता है? क्षेत्रीय विश्लेषण, मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय भेदभाव या फिर स्थानिक संगठन। इसका सही आंसर है स्थानिक संगठन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38। प्रवास की निम्नलिखित में से किस धारा में अंतर्राज्यीय, और देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो ये अंतर्राज्यीय है और एक है अंतर्राज्यीय। इन प्रवास दोनों क्षेत्रों में महिलाओं का वर्चस्व होता है। ग्रामीण से ग्रामीण, शहरी से शहरी, ग्रामीण से ग्रामीण और ग्रामीण से शहरी। ये पहला है शहरी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन थर्ड जो है ग्रामीण से ग्रामीण, यानी से गांव में महिलाओं का वर्चस्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम जो है वो सही सुमेलित नहीं करता है? गतिविधि और विशेषताएं। ट्रक खेती, सब्जियों की खेती, कारखाना खेती, कुक्कुट पालन और पशुपालन, बाजार बागवानी यानी कि फूल उगाना, अंगूर की खेती यानी कि मछली पालन। ये गलत है। अंगूर की खेती और मछली पालन बहुत दूर की बात है, ठीक है। एक बागान में होता है, एक समुद्र में होता है, ठीक है, नदी में होता है। तो ये इसका सही मेल नहीं है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें और उन्हें जोड़ने के बाद एक सही शीर्षक को चुनिए। अधिक बार ऐसा पैटर्न बड़े कॉम्पैक्ट गांव की अलगाव या विखंडन के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। भूस्वामित्व और प्रभुत्वशाली समुदाय गांव की मुख्य मध्य भाग पर कब्जा करता है, जबकि समाज के निचले तबके के लोग जो कामगार होते हैं ये कार्यकर्ता गांव से बाहरी किनारे पे बसते हैं। ये गुजरात के मैदानी इलाकों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। अब ये किस बस्ती की यहाँ पे विशेषता पाई गई है? बंजर बस्ती, अर्धसंकुल या खंडित बस्ती, संकुल बस्तियाँ या फिर पृथक बस्तियाँ। तो ये जो विशेषताएं हैं ये अर्धसंकुल या खंडित बस्तियों की यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 41। निम्नलिखित स्तर पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि निम्न आर्थिक विकास स्तर के क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर यानी कि जो रोजगार वृद्धि होती है वो अधिक होती है। निर्वाह, ये निकट निर्वाह आर्थिक गतिविधियां करने के लिए मैनुअल श्रमिकों की सहायता आवश्यकता जो होती है वो अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कथन तो दोनों सही हैं और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसी के लिए सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि की भी एक विशेषता है, सही है। उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों से मदिरा का उत्पादन किया जाता है और निम्न अंगूरों को किशमिश में सुखाया जाता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं। ठीक है, पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कॉलम 1 है नदियाँ, कॉलम बी है प्रदूषित स्थान। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन 6 का जो सही मिलान है हमें वो करना है और मिलान के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो नीचे ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसका मिलान कैसे करेंगे एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो नीचे ऑप्शन है ए वाला सही। तो ए में पहले का आता है 6 यानी कि यमुना, दिल्ली और इटावा। ठीक है, दूसरे का आता है 5वां कली यानी कि ये क्या है मुजफ्फरपुर नगर, कली यानी कि मुजफ्फरपुर नगर। तीसरे का है 4th यानी कि गोमती, लखनऊ, गोमती है लखनऊ। साबरमती, अहमदाबाद। गंगा, कानपुर और वाराणसी। संगीत, हैदराबाद। ठीक है, तो इसका मिलान कुछ इस तरह से किया जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। वर्ष 2015 में किशोरों को उचित मार्गदर्शन और उनकी प्रतिभा के बेहतर विकास और शिक्षा देने के लिए एक नीति बनाई गई थी, वो कौन सी थी? कौशल विकास और उद्यमिता नीति, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, स्कूलों का कायाकल्प, राष्ट्रीय युवा नीति। तो इसका सही आंसर है कौशल विकास और उद्यमिता। ठीक है, ये नीति बनाई गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, इन चारों में से जो युग्म है जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है? एक है शहर, एक है विकास का आधार। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर विकसित है। लखनऊ नगरों के अवशेषों पर आधारित है। मुंबई वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में है। ऑप्शन थर्ड है कोलकाता सांस्कृतिक आधार पर, ये गलत है। कोलकाता सांस्कृतिक आधार पर है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर से देखिए अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। कॉलम 1 से यहाँ क्या करना है मिलान। एक है शहर, दूसरा है शहर के प्रकार। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना होगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही है, तो इसके हिसाब से मिलान करते हैं। पहले का है 3rd यानी कि जमशेदपुर। जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है। सेकंड का है 5th भुवनेश्वर यानी कि एक प्रशासनिक नगर है। 3rd का है 2nd गाज़ियाबाद, एक सैटेलाइट टाउन है। 3rd है मसूरी, मसूरी का है 2nd। मसूरी का है 1st गोवा, सॉरी मसूरी का है 1st, ये है एक समर रिजॉर्ट। और 5th का है 4th गोवा, एक वाणिज्यिक बंदरगाह। गोवा जो है एक वाणिज्यिक बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। जो यहाँ पे ऑप्शन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और मूल्यांकन के लिए सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, अवैध शिकार के कारण कई प्रजातियां अब विलुप्त या फिर लुप्तप्राय हो गई हैं। शुरुआती शिकारियों ने पत्थरों, टहनियों या तीरों से बने आदिम औजारों का इस्तेमाल किया था क्योंकि मारे गए जानवरों की संख्या उस समय सीमित थी। तो ये देखिए दोनों ही कथन सही है।
पहला कथन भी सही है और ये दूसरा कथन, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित 2 स्तंभों के जोड़े बनाइए और सही का चुनाव कीजिए। ठीक है, एक है अब फर्स्ट का होगा सेकंड। देखिए ये यहाँ पे ना ये जो है इतना ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो है वो पहुँच तक है और ये अवधि है। तो देखिए पहला है ए प्रारंभिक औपनिवेशिक काल, तो इसका आ जाएगा प्रारंभिक औपनिवेशिक काल का क्षेत्रीय विश्लेषण तक। ठीक है, सेकंड का है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, तो ये आएगा डी यानी कि स्थानिक संगठन। फिर अब बाद में बना एक औपनिवेशिक काल, तो ये आएगा, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गलती है। देखिए ऑप्शन ए जो है ए का ए से ही जाएगा यानी कि अन्वेषण और विवरण, बी का आएगा डी, और थर्ड का क्षेत्रीय विश्लेषण, और युद्ध के दौरान ये जो है बनाया गया था ये था एक हवाई भेदभाव। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 48 भी ख़त्म होता है। एंड आई होप प्रश्न थे कॉलम वाले मिलान वाले ये ज़्यादा आए। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको अभी तक के प्रश्न समझ में आ गए होंगे 48 नंबर तक के। तो चलिए हम आगे प्रश्न की बात करते हैं। अब यहाँ से बच्चों हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है, जिसमें स्रोत आधारित प्रश्न है और एक टेबल दी हुई होगी उसके आधार से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ये एक जल क्रांति अभियान था 2015 और 16, ये इस जो गद्यांश दिया हुआ है, स्रोत दिया हुआ है, उसका एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए आप, बाकी से तो मैं नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैंने आपको ट्रांसलेट करके इतना बड़ा सा दिखा दिया है। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ उत्तर की तरफ, प्रश्न उत्तर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान समय में जल की तीव्र कमी का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक प्रदूषण की वजह से, बढ़ता हुआ समुद्र स्तर या फिर वन स्थिरीकरण। तो जलवायु परिवर्तन के समय में वर्तमान समय में विश्व जल की तीव्र कमी सामने आ रही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन भारत मॉडल कमांड एरिया की विशेषता नहीं है? जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण सही है। भूजल प्रदूषण को कम करना ये भी सही है। देशों के चुनिंदा क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण, आर्सेनिक, ठीक है, ये जो है वो आर्सेनिक दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन मतलब विशेषता नहीं है वो ये वाली कि खाद्य सुरक्षा और लोगों की आजीविका से ये संबंधित नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, जल क्रांति अभियान का उद्देश्य किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? पारंपरिक जानकारी के उपयोग से, आधुनिक तकनीक के अपनाने से, किसी अन्य संगठन को आउटसोर्स करके। इसका जो सही आंसर वो है कि पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीकी ज्ञान को मिश्रण करके जल क्रांति अभियान का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कि जल क्रांति का मुख्य उद्देश्य डैश के माध्यम से जल सुरक्षा करना है। जलग्राम बनाना, भूजल प्रदूषण को कम करना, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता, असार्वजनिक मुक्त कुओं का निर्माण। तो ये है प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता के माध्यम से जल सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुल 4 प्रश्न थे। इस पैसेज जो दिया हुआ था आपका जल क्रांति अभियान 2015-16, इससे संबंधित ये 4 प्रश्न थे और आई होप आपको इनका आंसर भी पता चल गया होगा। अब देखिए क्या है कि अब आ रहा है एक ग्राफ आधारित प्रश्न। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस ग्राफ को आप देखिए ध्यान से। ठीक है, इसे तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया क्योंकि ये एक इमेज थी, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा आंसर की तरफ। ग्राफ के अनुसार जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कैसे होती है? तो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है जन्म दर और मृत्यु दर से। कैसे होती है? जन्म दर और मृत्यु दर से। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 54, उच्च उतार चढ़ाव वाली अवस्था से निम्न उतार चढ़ाव वाली अवस्था में
संक्रमण क्या दर्शाता है? तो ये संक्रमण दर्शाता है कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए ग्राफ से आप विकासशील देशों के बारे में किस स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं? तो इस स्थिति का अनुमान लगाया जाता है कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर विकासशील देशों में अभी बनी हुई है, यानी कि विकासशील देशों में वर्तमान में उच्च जन्म दर है और मृत्यु दर निम्न है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 56, जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट हुआ था? स्टेज 1, 2, 3 या फिर स्टेज 3, मतलब पोस्ट स्टेज 3। तो इसका सही आंसर है स्टेज 2। ठीक है, इसके जनांकीय संक्रमण की जो अवस्था है इसमें जनसंख्या विस्फोट हुआ था। अगला देखिए कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए, अब ये है दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए, तो इसे हमें भी पढ़ना चाहिए कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसके पहले चरण में प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर उच्च क्यों होती है? तो ये इसलिए होती है क्योंकि लोग महामारी के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिए अधिक प्रजनन करते हैं। 54 है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के दूसरे चरण में मृत्यु दर जो होती है इसमें गिरावट का क्या कारण है? क्योंकि उस समय स्वच्छता और स्वास्थ्य की जो स्थिति होती है इसमें सुधार आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के तीसरे चरण में प्रजनन दर में गिरावट की प्रवृत्ति क्यों दिखाई देती है? वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जनसंख्या शहरीकृत हो जाती है और उच्च तकनीकी की उसे जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और इस दौरान नए नए नियम भी चलाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या कंट्रोल नियम होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नियम भी चलाए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में विस्फोट हुआ था? जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में विस्फोट हुआ था? स्टेज 1, चरण 2, चरण 3 या फिर पोस्ट स्टेज 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये ग्राफ आधारित प्रश्न थे जिस पर मतलब ये जो दृष्टिबाधित उम्मीदवार थे, दृष्टिबाधित बच्चे थे, उनके लिए था। अब देखिए आता है डेटा आधारित प्रश्न। ठीक है, अब हमारे 4 प्रश्न जो हैं 57, 58 और 59, ठीक है, ये आएंगे इस टेबल पे बेस्ड है। तो इस टेबल को आप ध्यान से स्टडी कर लीजिए, रीड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आगे के जो आंसर हैं वो किस तरह से आने वाले हैं। देखिए टोटल 4 प्रश्न है जिसमें से हमें किसी 2 का आंसर देना है। तो भारत में किस वर्ष नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी? 1931, 21, 11 या 41? नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई थी 1921 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में जनसंख्या की उच्चतम दर्ज की गई वृद्धि दर क्या थी? 24.86, 24.80, 23.85, 21.54? तो भारत में जनसंख्या की उच्चतम जो दर्ज की गई वृद्धि दर है वो है 24.86। कितनी है? 24.86। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 59, निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से क्या बता रहा है कि निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से भारत में किस वर्ष जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? 2001, 2011, 1991 या फिर 1981? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 2001 में। क्वेश्चन नंबर 60 है, जनगणना वर्ष 1911 और 2011 के बीच कितनी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है वो है ऑप्शन 4, ये वाला इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये डेटा आधारित 4 प्रश्न थे जिसमें से आपको किन्हीं 3 के आंसर देने थे, और उससे पहले ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 4 प्रश्न थे, और ये जो थे वो ग्राफ से आधारित प्रश्न थे। हालांकि उसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट तो नहीं कर पाया, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप बच्चों की आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि किसी चैनल पे ज्योग्राफी का जो सैम्पल पेपर है वो हिंदी मीडियम में विद सॉल्यूशन के साथ में आ चुका है। और इस वीडियो का PDF आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे उसके लिए भी मैं एक जो
अलग से एक वीडियो बना के भेज दूँगा, मतलब एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और ज्योग्राफ़ी, ये हिंदी मीडियम में कैसे डाउनलोड करें ये बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।